Hi, today is quiz number 22 for Civil Services Examination Prelims 2021 10th of October. Let us begin. First section है Polity का. Which of the following statements are correct regarding the differences between pardoning powers of governor and the president? Pardoning power गवर्नर के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास भी है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. The president can pardon sentences inflicted by court martial, military courts, while the governor can not. President can pardon death sentence while governor can not. Both the president and governor have concurrent power, मतलब simultaneously दोनों के पास power है in respect of suspension, remission, commutation of death sentence. मतलब इन तीनों में गवर्नर के पास भी पावर है और प्रेसिडेंट के पास भी पावर है. बट जब बात आती है डेथ सेंटेंस या कोर्ट मार्शल की, तो वहां पे जो पार्डन है, पार्डन एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट का पावर है. तो जो पहला स्टेटमेंट है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होता है मिलिट्री का, आर्म्ड फोर्सेस का, तो जो आर्म्ड फोर्सेस के डिसीजन है कोर्ट मार्शल वगैरह, वो केवल प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, गवर्नर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट है डेथ सेंटेंस का. डेथ सेंटेंस को अगर पार्डन करना है, पार्डन मतलब कंप्लीट माफी, स्कॉट फ्री, सारे गुनाह माफ, तो अगर पार्डन करना है तो वो केवल प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता. बट गवर्नर डेथ सेंटेंस को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकता है. सो जो पार्डन है, पार्डन मतलब माफी, कंप्लीट माफी, वो एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. जो तीसरा स्टेटमेंट है कि सस्पेंशन, रेमिशन, कॉम्यूटेशन, इसमें प्रेसिडेंट के पास भी पावर है और गवर्नर के पास भी पावर है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी. ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है. ओके, नेक्स्ट. अब ये तीन पावर देखे हमने, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव. पार्डन मतलब तो माफी हो गया, बाकी ये तीनों और पार्डनिंग पावर्स हैं. रेमिशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, कि 10 साल की सजा मिली, उसको कम करके 5 साल कर दिया, तो क्या वो रेमिशन है? रेस्पाइट का मतलब होता है अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट्स, कि कुछ कारण के कारण कुछ लेसर सेंटेंसेस उसको दे दिया गया है. पहले अगर हार्श सेंटेंस था, उसको कन्वर्ट करके लेसर सेंटेंस हो गया है बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट पर्सन. रिप्राइव मतलब होता है स्टे लगाना, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस. जैसे डेथ पेनल्टी मिला है तो उसमें रिप्राइव मिला, मतलब टेम्पररी स्टे लगा है, स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस. अगेन आपको बताना है इन तीनों में से करेक्टली कौन से मैच्ड है. तो रेमिशन इज दिस, एब्सोल्युटली ट्रू. रिस्पाइट का मतलब भी ये होता है लेसर सेंटेंस बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फैक्ट्स, ट्रू. और रिप्राइव मतलब स्टे है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस में. तो ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है. ओके, सो दिस इज 2. अब क्वेश्चन नंबर 3. आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड. आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन मिला है अरेस्ट, डिटेंशन के केसेस में. हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, इज दिस ट्रू? फंडामेंटल राइट है ये. बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन कॉन्करेंटली मेक अ लॉ of preventive detention for reasons connected with the security of a state. तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसका लॉ सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है. इज दिस अ कॉन्करेंट पावर? तो देखिए अक्सर हम देखते हैं सेंटर में प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारण अक्सर अरेस्ट होता है, बट सेम टाइप ऑफ अरेस्ट स्टेट लेवल पे भी होता है. राज्य जो है, राज्य स्तर पे वो अरेस्ट करवा सकता है. सो दिस इज ट्रू. कॉन्करेंट पावर है प्रिवेंशन, डिटेंशन, लॉ ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन कॉन्करेंट पावर है. और आर्टिकल 22 में लिखा है दिस अरेस्टेड और डिटेन के अंडर सर्टेन प्रोटेक्शन ग्रांट किए गए हैं. सो ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. नंबर 4. ये पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो CDS is a 5-star officer selected from among the serving officer of the Indian Armed Forces. Like पहले CDS क्या थे? जनरल थे इंडियन आर्मी के, फिर उनका एलिवेशन हो गया CDS हो गए.
जब वो जनरल थे आर्मी के तो वो 4 स्टार ऑफिसर थे, अब वो 5 स्टार ऑफिसर बन गए। CDS heads the Department of Military Affairs under the Ministry of Defense as its secretary। तो एक नया डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और CDS उसको हेड कर रहे हैं। हमारा अभी जो पूरा सिस्टम चल रहा है ना आर्म्ड फोर्सेस का, उधर कन्वर्जेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तीनों जो फोर्सेस हैं इनके कन्वर्जेंस में, तो उसके लिए CDS की पोस्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो CDS जो होता है ना वो चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, इन तीनों चीफ में फर्स्ट अमंग इक्वल होगा। मतलब वो भी 4 स्टार जनरली होगा लाइक ऑल अदर चीफ्स ऑफ ट्राई सर्विसेज, बट वो फर्स्ट अमंग इक्वल कह सकते हैं। तो वो 5 स्टार तो नहीं है, 5 स्टार ऑफिसर नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, 2 only, this is not true. Number 5. In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी, इसको स्टील फ्रेम भी बोला जाता है, कई बार स्टील फ्रेम में जंग लग गया है ये भी बोला जाता है। ब्यूरोक्रेसी, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया में डेमोक्रेसी है और वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको वाइडन करे, इसके स्कोप को वाइडन करे। दिस इज ब्यूरोक्रेसी। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, बिकॉज वैसे भी ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह ये यूनियन टेंडेंसी ज़्यादा है। फेडरलिज्म। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एक एजेंसी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हैं ना, ये बड़े नैरोली डिफाइन कर रहे हैं या फिर डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी को बता रहे हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली द एथोस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। द एथोस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जो ब्यूरोक्रेसी होती है इसको बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वो जो नेता लोग होते हैं ये होते हैं टेम्पररी। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है, जैसे नियम बने, कोई स्कीम आया, उस स्कीम का इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे ना, ये काम होता है ब्यूरोक्रेसी का। सो ये सेंटेंस सबसे एप्टली डिफाइन करता है ब्यूरोक्रेसी को। एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ऑलराइट, सो द आंसर इज डी। सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का पहला सवाल है, ऑन 21 जून द सन does not set below the horizon at the Arctic Circle, does not set below the horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn. So you have to tell इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो सी, अर्थ जो है, अर्थ एक जियोइड शेप है और अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे टिल्टेड फॉर्म में ऐसे रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है। अब इससे क्या होता है, एक्चुअली में सन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट ये जो 3 लाइन है, ऊपर है कैंसर, नीचे कैप्रिकॉन और ये इक्वेटर, सन का एपरेंट मूवमेंट होता है इन दोनों लाइंस के बीच में, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में। तो सन जब नॉर्थ में जाता है, उत्तरायण में जाता है, तो वो 21 जून को नॉर्दर्नेस्ट पार्ट में रहता है, मतलब कैंसर पे रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन अगर इधर होगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी पास हो रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आता है। सन जब साउथ में जाता है कैप्रिकॉन पे, तो वहां पे आता है दिस समर सीजन। तो सन के मूवमेंट के कारण सीजन्स होते हैं, समर सीजन और दिस विंटर सीजन। तो जब 21 जून है, मतलब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सन ऊपर नॉर्थ में है, 21 दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो जो आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, अंटार्कटिका साउथ में, तो सन अगर नॉर्थ में है और बिकॉज अर्थ भी टिल्टेड है, तो आर्कटिक में कभी सनसेट ही नहीं होगा। डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। सो द राइट आंसर इज ए। ओके, लुक एट दिस, जैसे ये अर्थ है, ये ऐसे टिल्टेड है और ये रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड सन, और बिकॉज ऑफ दिस सन एपरेंट मूवमेंट होगा कैंसर टू कैप्रिकॉन। अब सन अगर टूवर्ड कैंसर है 21 जून को, तो ये जो आर्कटिक सर्कल है ना, यहाँ पे कभी सनसेट ही नहीं होता है, यहाँ पे कभी सनसेट नहीं होता है, 6 महीने तक दिन रहता है। फिर जब सन साउथ में चला जाता है तो यहाँ 6 महीने तक रात होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो ए इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओरांग नेशनल पार्क असम में है, मुद्दुमलाई केरला में है, पराम्बीकुलम तमिलनाडु में है। ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क पिछले 6 महीने में काफ़ी न्यूज़ में रहे। सो यू हैव टू टेल
ये करेक्टली मैच्ड है या नहीं? जो ओरांग नेशनल पार्क है वो असम में है, एब्सोल्युटली ट्रू। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क केरला में है, ऐसा नाम केरला में है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु। और जो पराम्बीकुलम है, पराम्बीकुलम इज इन केरला। तो पराम्बीकुलम केरला हुआ, मुद्दुमलाई हुआ वो तमिलनाडु हुआ। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केवल एक करेक्ट है, ओरांग नेशनल पार्क, असम। ओके, तो राइट आंसर हियर इज ए। राइट आंसर हियर इज ए, ओरांग नेशनल पार्क। दीज टू आर रॉन्ग, मुद्दुमलाई तमिलनाडु, पराम्बीकुलम केरला। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ग्रेट बैरियर रीफ, ये रीफ है, लार्जेस्ट कोरल रीफ है सिस्टम इन द वर्ल्ड। ग्रेट बैरियर रीफ, ये अपन अगर स्पेस जाते हैं ना तो वहां से भी दिखता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड है। ये रीफ लोकेटेड है सोलोमन सी में। सो यू हैव टू टेल करेक्ट इसमें से क्या है। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, और बहुत सारे ऐसे सीज है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के इधर। तो इधर से अक्सर सवाल आए हैं कि एक कोई छोटा आइलैंड है जो डूब रहा है, लाइक दैट। तो सिमिलरली जैसे ये है, रीफ है, क्या ये सोलोमन सी में है? सी, जो पहला है वो तो एब्सोल्युटली ट्रू है, लार्जेस्ट कोरल रीफ है, दिस इज ट्रू। बट ये लोकेटेड सोलोमन सी में नहीं है, बिकॉज वी नो एक सी का नाम कोरल सी भी है। तो जो कोरल सी है उसका नाम कोरल रीफ से ही पड़ा होगा ना, तो दिस इज नॉट सोलोमन सी। सो द राइट आंसर इज ए, वन ओनली। बाकी ये मैप है, दिस मैप वी शुड बी नोइंग। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, इंडियन ओशन, ऊपर इंडियन ओशन है, यहाँ टिमोर सी है, फिर आराफुरा सी है, फिर ये दिस गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है, यहाँ ये जो बड़ा सा सी है कोरल सी, और ऐसे कुछ 2000 किलोमीटर की यहाँ पर दिस है कोरल रीफ। ओके, फिर यहाँ पे तस्मान सी है, दिस इज तस्मान सी, ये बास स्ट्रेट है, दिस होबार्ट से। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड सी। तो कोरल रीफ है सोलोमन सी में नहीं, दिस इज इन कोरल सी। ओके, सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, ये बात है पिग्मी हॉग का, ये भी बहुत न्यूज में रहता है, पिग्मी हॉग और इसका कंजर्वेशन। इट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, ये वेस्टर्न घाट्स है, और एंडेमिक मतलब ये यहाँ की स्पीशीज है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। तो IUCN की जो लिस्ट है उसमें पिग्मी हॉग क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। पिग्मी हॉग इज डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल 1 स्पीशीज इन इंडिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जैसे जितना प्रोटेक्शन टाइगर को मिला है उतना ही इस पिग्मी हॉग को मिला है। हॉग मीन्स दैट्स स्वाइन, सुअर, ये बड़े स्मॉल साइज के होते हैं और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये वेस्टर्न घाट्स में नहीं रहते हैं, ये जो रहते हैं ये रहते हैं तराई, तराई ऑफ दिस हिमालयन, इधर प्राइमरली दिस नॉर्थ ईस्ट असम, यहाँ पे ज्यादा है पिग्मी हॉग। सो दिस इज नॉट वेस्टर्न घाट, ये गलत हुआ, ये ट्रू है, एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो द राइट आंसर हियर इज बी, 2 एंड 3, 2 एंड 3। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये वेस्टर्न घाट गलत है, करेक्ट बताना था। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है टी। टी, चाय। टी इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट एंड ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो टी जो है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिक का है, ट्रॉपिक मतलब दिस ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल का है, और ग्रो करता है वेल हॉट और ह्यूमिड, खूब बारिश चाहिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में। असम इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर टी का है, स्टेट असम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है इन इंडिया। असम की चाय वर्ल्ड फेमस। टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ऐसे बोर्ड बने हुए हैं, जैसे टोबैको बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैचुरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये एब्सोल्युटली ट्रू है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर टी बोर्ड आता है, ये ट्रू है। टी की कुछ कंडीशंस होती है, सॉइल टाइप कैसे होना चाहिए, ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, लाइक दैट। तो ट्री जो होता है ना वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट असम ऑल्दो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, बट इट इज नॉट द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट जो है वो है वेस्ट बंगाल। सो सेकंड गलत हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज 1 एंड 3, 1 एंड 3। लुक एट दिस डेटा, टी प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, फिर असम है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरला है, फिर कर्नाटक है। साउथ में कॉफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है, यहाँ वेस्ट बंगाल असम में टी ज्यादा है। ओके, अब हम आते हैं हिस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वर एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सेटलमेंट्स। हड़प्पन साइट्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनकी क्या क्या प्रथाएं थी?
प्लोइंग ऑफ क्रॉप फील्ड्स, तो हमें कालीबंगन में ऐसे हल भी मिला है, तो मतलब खेत जोता करते थे, प्लो करते थे क्रॉप फील्ड्स को। मिक्स्ड क्रॉपिंग भी है यहाँ पे, क्रॉप्स यहाँ पे ऐसे मिक्स कर रखी है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एनिमल प्रोडक्ट्स का भी एक न्यूज़ अभी आया था कि ये जो मिल्क है ना, मिल्क का कंजम्पशन करते थे ये, तो कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट इज ट्रू। और इरिगेशन तो हमें पता ही है, धोलावीरा एटसेट्रा, प्रैक्टिस ऑफ इरिगेशन भी था यहाँ पे। तो इरिगेशन भी था, कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट भी था, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी था, और प्लोइंग ऑफ दिस क्रॉप फील्ड्स भी था। ओके, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्म, इनमें डिफरेंस होता है। ओके, दिस इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, सो द राइट आंसर इज दिस 1 2 3 4 डी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय फाउंडर हैं ब्रह्मो समाज के, वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। जैसे हम बात करते हैं ना, रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम जरूरी होते हैं, रिफॉर्म्स, करेक्शन, सुधार एटसेट्रा। तो जो इंडिया में रिफॉर्म्स आए उसमें राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। दिस इज ट्रू। ब्रह्मो समाज एम्ड टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, की एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट अलग होता है, फिर ओवर द टाइम वो डिस्टॉर्ट होने लग जाता है। तो द आइडिया वॉज टू लाइक प्यूरिफाई हिंदुइज्म, प्रीच मोनोथीज्म एंड एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन। तो इज इट ट्रू? अब यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, वह मोनोथीज्म तो ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने बुक्स भी लिखा था, कन्वर्ट भी किया था वेदास, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, उनको कन्वर्ट करके इन्होंने बंगाली में भी लिखा कि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है। बट उन्होंने कभी ये बात नहीं किया कि एक नया रिलीजन बनाना है। ही वॉज ऑल अबाउट कि रिफॉर्म्स लाने हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसी में सुधार करने। सो द पॉइंट इज, आंसर इज ए ओनली। दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज न्यू रिलीजन का ऐसा बात नहीं था, बात केवल था रिफॉर्म्स लाने का, एग्जिस्टिंग जो बैड प्रैक्टिसेस है उसको दूर करो। सो दिस इज ए। 13th, assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and the quality of crops। मतलब लैंड का असेसमेंट करो, उसके हिसाब से क्वालिटी ऑफ क्रॉप कैसी होगी, और फिर रेवेन्यू लगाओ, कितना टैक्स देना है। मोबाइल कैनन्स, तोप वगैरह वॉरफेयर में। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। तो आपको बताना है इन तीनों में से क्या चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश ने इंडिया पे इंट्रोड्यूस कराया। अब पहला जो है वो है कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, टोबैको तंबाकू, रेड चिलीज। ये जो है ना, ये ब्रिटिशर्स नहीं लाए थे, ये तो पोर्तुगीज लाए थे, तो ये गलत हो गया। यूज ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर। ये जो मोबाइल कैनन है, तोप वगैरह, गन पाउडर तो इंडिया में पहले से आ गया था, बट जो पॉपुलराइज किया था वो बाबर ने किया था, बाबर ने। तो मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर ये भी ब्रिटिशर्स नहीं लाए थे, इससे पहले बहमानी किंगडम में भी ये यूज हुआ था, तो दिस इज नॉट बाय ब्रिटिशर्स। अब लैंड रेवेन्यू की बात आती है तो ये काम टोडरमल ने पहले ही कर लिया था, तो ये भी ब्रिटिशर्स नहीं है। सो द राइट आंसर इज नन, ये तीनों ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये इंडिया में पहले से एग्जिस्टिंग था। सो आंसर इज डी। 14th, which amongst the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century? जो रिवोल्ट्स हुए ना, उसमें ट्राइबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजेंट वगैरह तो है बट ट्राइबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ट्राइबल इंसरेक्शन हुआ, उसका एक कॉमन थीम क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट। तो लैंड रेवेन्यू में टैक्स लगा दिए ब्रिटिशर्स ने, और इससे ये लोग नाराज हो गए। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, तो इससे ट्राइबल्स नाराज हो गए। राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडिल मैन इन ट्राइबल एरिया। यह एक वर्ड लिखा है लार्ज नंबर, तो ट्राइबल एरिया में मनी लैंडर, ट्रेडर, रेवेन्यू गए, उनका सिस्टम गड़बड़ाया और उससे फिर उन्होंने रिवोल्ट किया। ये जो तीनों है ना, ये एक कॉमन फैक्टर नहीं कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं कह सकते बिकॉज बहुत सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए। तो कॉमन फैक्टर वो होगा जो सब जगह फिट होगा, ये सब जगह फिट नहीं होगा। सब जगह फिट ये होगा कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ओल्ड अग्रेग्रियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। उनका जो सिस्टम चला आ रहा था, बाहरी लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने उस सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया, तो फिर उन्होंने रिवोल्ट किया। दिस इज द कॉमन थिंग। सो द आंसर इज डी। ओल्ड अग्रेग्रियन ऑर्डर डिसरप्ट हुआ तो ट्राइबल कम्युनिटीज ने ऐसे रिवोल्ट किया।
अब बात है माउंट बेटन प्लान की। लॉर्ड माउंट बेटन, अभी कुछ ही दिनों में वाइस रॉय की सीरीज चल रही है, इसको हम 2-3 दिन में ही कवर कर लेंगे। माउंट बेटन प्लान, फ्रीडम टू कम ऑन अगस्त 15 1947, तो इस दिन पे इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये माउंट बेटन प्लान में लिखा था क्या? दिस डेट अगस्त 15 1947। एक बाउंड्री कमीशन बनेगा टू बी सेटअप, ए पार्टीशन वॉज टू बी इफेक्टेड। अगर पार्टीशन हुआ तो एक बाउंड्री कमीशन बनेगा, तो रेड क्लिफ कमीशन बनेगा। इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड आउट, दे वुड जॉइन इधर इंडिया और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक नया स्टेट बनेगा, इंडिया से कार्व्ड आउट करके बनाएंगे पाकिस्तान को। तो उस केस में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इंडिया में बहुत सारे रजवाड़े भी थे, तो उन प्रिंसली स्टेट्स को कोई अलग से इंडिपेंडेंस नहीं होगा, ब्रिटिश मोनार्की वहां से हटेगी, ब्रिटिश रूल हटेगा, तो दे हैव अ चॉइस कि इधर गो विद इंडिया और पाकिस्तान। तो इसमें से करेक्ट क्या है? सो द राइट आंसर हियर इज ऑल। ये तीनों के तीनों क्लियरली लिखे थे माउंट बेटन प्लान में। फ्रीडम मिलेगा 15th को, एक कमीशन बनेगा जिससे बाउंड्री बनेगी, रेड क्लिफ बाउंड्री, और दिस वुड बी गिवन टू प्रिंसली स्टेट्स। सो द राइट आंसर इज डी। नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स। एक टर्म है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, और एक और टर्म है फिस्कल कंसोलिडेशन। मतलब आमदनी और खर्चे के बीच में एक हिसाब बैठाना है, आमदनी इनकम, खर्चा एक्सपेंडिचर, फिस्कल कंसोलिडेशन। स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसइन्वेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू मीट डेफिसिट। तो मतलब जो पब्लिक सेक्टर है, पीएसयूज है, उसमें डिसइन्वेस्ट कर दो ताकि सरकार को इनकम हो, तो कंसोलिडेट हो जाएगा। इज इट ट्रू? Policies undertaken by governments to reduce their deficits and accumulation of debt stock. Reduce करो deficit और accumulate करो debt stock को. Is it true? Schedule Bank's action plan to recover the loan from non-performing assets. अभी bad bank बना है, मतलब सारे bad loans recovery करो तो वो fiscal consolidation हो जाएगा. Government agenda to reform loan disbursal mechanism of scheduled bank. इनका जो लोन दिया जाता है, ऐसे जो भी सेंटेंसेस आते हैं ना, उसमें हमेशा ये देखना चाहिए करेक्ट वो होता है जो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है, और जो ब्रॉडन होता है, जो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत नैरो है, वो यूजुअली करेक्ट नहीं होता है। सो फिस्कल कंसोलिडेशन में ये बड़ा नैरो है, शेड्यूल बैंक, ये बड़ा नैरो है, लोन्स फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ क्या लिखा था? बेस्ट डिस्क्राइब। ये हो सकता है, बट बेस्ट क्या है? बेस्ट वो होगा जो यूनिवर्सल होगा। सो दिस इज ट्रू। पॉलिसीज ऐसी हो कि जो डेफिसिट है वो कम हो, डेफिसिट जो खर्चे हो रहे हैं, आमदनी, इन दोनों का गैप है वो कम हो, और अक्यूमुलेशन ऑफ डेट स्टॉक भी करें, तो वो कहलाएगा फिस्कल कंसोलिडेशन। सो द आंसर इज बी। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजियस टू डेवलपिंग कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड? आरसीपी से हम क्यों हट गए? तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें जो डिसएडवांटेजियस होगा वो क्या है? प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम डंपिंग। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहर की कोई कंट्री डंपिंग कर रही है तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो इससे तो एडवांटेज हुआ ना। एस्टैब्लिश करेंगे रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक, बिकॉज वर्ल्ड लेवल पे कुछ कंट्रीज बड़ा डोमिनेट करने लग जाती है, रीजनल हो जाए, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन तीनों का रीजनल हो गया, तो ये ज़्यादा बेटर अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड कर पाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स एंड इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फ्री ट्रेड विद अदर डेवलपिंग नेशंस। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इकोनॉमी में पढ़ा है हमने प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी आर्टिकल मतलब जैसे इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, लोहा जाता है और उससे निडल बन के इंडिया में आती है, तो क्या ये हमारे फायदे की बात है? फ्री ट्रेड विद अदर डेवलपिंग नेशंस, फ्री ट्रेड है बट किसके साथ? दूसरे डेवलपिंग नेशंस के साथ, तो इससे तो फायदा होगा। बट जो डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि हम रॉ मटेरियल भेजते हैं और फिर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हायर प्राइस में इंपोर्ट कराते हैं, तो वो उससे डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये ई रूपी बड़ा न्यूज में है और काफी फैन फेयर के साथ इसे लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है ई रूपी। इट इज अ कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट का कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा स्टेटमेंट है ना, इसको रॉन्ग कर ही नहीं सकते आप। सो दिस इज ट्रू। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एक क्यूआर कोड होगा, एसएमएस स्ट्रिंग होगी, ई वाउचर होगा, जैसे सोडेक्सो होता है ना, एक एसएमएस के थ्रू जो बेनिफिट देना है वो एक बेनिफिशियरी को पहुंचा दिया। अब वो एसएमएस लेके बेनिफिशियरी किसी भी फ्री फेयर प्राइस शॉप में जाएगा, एसएमएस दिखाएगा, क्यूआर कोड दिखाएगा और उसको उस कीमत का प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो ये ई वाउचर है, ट्रू। डिजिटल पेमेंट है, ट्रू। एनआईसी नहीं है, बिकॉज वी नो दैट ऐसे काम कौन करता है?
National Payment Corporation of India. So this is wrong, this is true, this is true. So the right answer is 1 and 3. फॉरेक्स रिजर्व की बात है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व नई हाइट्स को टच कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू एन इंक्रीज इन सेविंग इन फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया? इंक्रीज भी और सेविंग भी. फॉरेक्स रिजर्व, एक्सचेंज बढ़ेगा, ज्यादा पैसे हमारे पॉकेट में रहेंगे. फॉरेक्स रिजर्व. राइज इन इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. अच्छी बात है, बाहर से पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, फॉरेक्स को बेटर मिलेगा. गुड. फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस. हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं क्रूड ऑयल, तो हमारा पैसा खर्च हो जाता है. अगर इसकी कीमत कम हो जाएगी तो हमारे कम पैसे खर्च होंगे, तो सेविंग्स हुई ना, सेविंग्स इन फॉरेक्स रिजर्व. ट्रू. फॉल इन ओवरसीज रेमिटेंस इन फॉरेन ट्रेवल्स फ्रॉम इंडिया. अब देखो, रेमिटेंस क्या होता है, जैसे कंट्री ए है, ये बी है, बी का एक नागरिक ए गया, यहाँ से वो घर पैसे भेजेगा तो वो रेमिटेंस है. ए का नागरिक अगर बी गया, आप यूएसए जाते हो, वहाँ खर्चा करते हो, तो वो फॉरेन ट्रेवल है. अब इसमें दो वर्ड होते हैं, इन होता है और फ्रॉम होता है. ये फ्रॉम लिखा था, तो रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से बाहर पैसे गया, तो फॉरेक्स कम हो जाएगा. और फॉरेन ट्रेवल, इंडिया से आप बाहर जाके कर रहे हो, तो अगेन आप बाहर जाओगे, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, डॉलर खर्च करोगे. तो फॉल इन ओवरसीज रेमिटेंस एंड फॉरेन ट्रेवल फ्रॉम इंडिया, ये दोनों चीज़ों में ही अगर कमी आएगी, बिकॉज इनसे क्या हो रहा था, फॉरेक्स कम हो रहा था, अगर इनमें कमी आएगी तो इंक्रीज और सेविंग होगा फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया. सो द राइट आंसर इज डी. ओके, फ्रॉम लिखा था, अगर इन होता तो अलग केस होता. ओके, सो दिस इज 3 डी. ऑल 1 2 एंड 3. 28th, फिएट मनी क्या होती है? इट इज अ करेंसी दैट अ गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड टू बी अ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर, गवर्नमेंट का स्टैंप लगा है, आरबीआई गवर्नर लिखता है कि मैं इतने 100 रुपए का दिस प्रॉमिस करता हूं, तो वो लीगल टेंडर है. फिएट मनी है, जैसे रुपी हुआ ये फिएट मनी है, डॉलर हुआ फिएट मनी ऑफ यूएसए, तो दिस इज फिएट मनी. इट इज बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी. इट्स वैल्यू इंक्रीजेस ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन. अब पहले क्या था, मनी था, तो मतलब 100 रुपए का आपने मनी इशू किया, तो 100 रुपए का इक्विवेलेंट कुछ कमोडिटी होगा, गोल्ड वगैरह होगा. पहले ऐसा होता था, फिर बाद में फिएट मनी में कन्वर्जन हो गया. मतलब इट इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी से गोल्ड, ऐसा नहीं है. अब इससे क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, तो करेंसी की वैल्यू खराब हो जाती है. जैसे जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन के कारण उसकी करेंसी डूब गई थी. तो फिएट मनी जो होता है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन, और ये बैक्ड नहीं है बाय फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड. तो ये गलत, ये गलत, ये ट्रू. सो द राइट आंसर इज बी. अब बी क्यों हो गया, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था. ये ट्रू था, ये गलत था, ये गलत था, और पूछा इनकरेक्ट है. सो द राइट आंसर इज बी. 2 एंड 3. अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, हर साल जेनेटिक्स से रिलेटेड एक सवाल आया है प्रीलिम्स में. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट, Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act, Environment Protection Act, Wild Life Protection Act. अब इधर भी हमें ये देखना चाहिए ब्रॉडन मैंडेट किसका ज़्यादा होगा. फूड सेफ्टी तो केवल सेफ्टी होगा, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हर जगह लग सकती है. नो, फूड के अलावा दूसरी चीज़ों में, कॉटन में भी लग रही है. जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी, तो ये गलत है. जीआई भी बड़ा नैरो है, गलत है. वाइल्ड लाइफ केवल वाइल्ड एनिमल में, व्हाट अबाउट बीटी कॉटन, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. राइट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ब्रॉडर मैंडेट है. सो दिस इज ट्रू, सी. ऑलराइट, नेक्स्ट. मिशन कर्म योगी भी बहुत फैनफेयर के साथ लॉन्च हुआ था रिसेंटली. ये क्या है, मिशन कर्म योगी की जो एग्रीकल्चर है ना, जैसे फार्मिंग में डिफिकल्टी आ रही है, तो इसमें रिफॉर्म्स लाओ. विमेन, कोविड-19 एंड ऑल हमने देखा, तो एम्पावरमेंट करना जरूरी है. सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ट्राइबल पीपल का इज मस्ट. रिफॉर्म चाहिए इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, बिकॉज इंडियन ब्यूरोक्रेसी में जंग लग रहा है. रिफॉर्म इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी. सो द राइट आंसर हियर इज मिशन कर्म योगी इज फॉर डी. जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये जब ऑन फील्ड जाएंगे, ज़्यादा फील्ड वर्क करेंगे, पेपर के अलावा कॉपी किताब, बिकॉज अक्सर ब्यूरोक्रेसी को बाबूगिरी भी बोला जाता है. फील्ड वगैरह ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट होगा, एक्सरसाइजेज होगा, तो ब्यूरोक्रेसी वापस रिफॉर्म होगी. ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिशन कर्म योगी में लिखा है. सो दिस इज डी. ये दो टर्म है, CRY-1AB एंड CRY-2BC, समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज रिसेंटली, आर रिलेटेड टू व्हाट. ये क्या है? ये नए वेरिएंट है कोविड 19 के. कोविड 19 के म्यूटेशन हो रहा है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो इज इट दैट?
क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन वगैरह का ये नया अभी स्कीम है, ये स्लीपिंग टैबलेट्स हैं या फिर ये जीएम क्रॉप्स है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, CRY1AB एंड दिस इज प्राइमरली जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, किसकी? बीटी कॉटन की, बैसिलस thuringiensis कॉटन। सो दिस इज जीएम क्रॉप्स। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है एग्जाम के लिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है? इस ऑर्गेनाइजेशन के दो परमानेंट बॉडी है, एक है एससीओ सेक्रेटेरिएट जो बीजिंग में है, और एग्जीक्यूटिव कमिटी है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का, जो बेस्ड है ताशकंद में। तो आप बताओ इसमें से करेक्ट क्या है। अब पहला जो स्टेटमेंट है उसमें जो एससीओ है ना, वो बार बार स्टेटमेंट देता है कि इट इज़ नॉट अ मिलिट्री अलायंस, जैसे कि नाटो वगैरह हुआ, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री अलायंस। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, बट इट इज़ नॉट अ मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस तो ये वैसे भी नहीं होना था, बिकॉज यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर्स हैं, तो मिलिट्री अलायंस नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल। दिस इज नॉट ट्रू। ओके, तो यहाँ पूछा है कि नॉट करेक्ट क्या है, नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। सो द राइट आंसर हियर इज ए, वन ओनली। ये नॉट करेक्ट है बिकॉज दिस इज नॉट मिलिट्री, दिस इज ट्रू। शंघाई कोऑपरेशन में ना अभी हाल ही में ईरान का भी 21st समिट एट दुशानबे ताजिकिस्तान में हुआ था, तो ईरान को इंक्लूड करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। ये अभी 21st समिट में ही हुआ 2-3 दिन पहले। अब इसमें ना एक्चुअली टाइम लगेगा, ये तुरंत नहीं होता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को जब इंक्लूड किया गया था तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था, तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम। अब जो पेपर वगैरह जो सेट होते हैं वो अभी तक तो हो गए होंगे आपके सेट, बट अगर हम इन जनरल देखें तो वी शुड अग्री टू दिस कि ईरान पार्ट है दिस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एससीओ। चाइना, कजाक, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। ईरान इज 9th member of this SCO. Will agree to this. Okay, so this is ईरान 9th member. अब जो नेक्स्ट है वो है म्यांमार के बारे में। म्यांमार की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कू हुआ है, मिलिट्री कू। विद रेफरेंस टू द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार इज अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ये ईस्ट एशिया समिट का भी पार्ट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी पार्ट है, बिम्स्टेक का भी पार्ट है और एशियान का भी पार्ट है। इज इट ट्रू? म्यांमार इन सब ग्रुपिंग्स का पार्ट है क्या? इंडिया में जो बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट हमारा, वो है स्टेट्स है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ओनली। क्या ये ट्रू है? त्रिपुरा की भी क्या बॉर्डर शेयर होती है म्यांमार के साथ? सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? अब म्यांमार इज पार्ट ऑफ एशियान, एशियान का पार्ट है, मतलब एशियान प्लस दिस ईस्ट एशिया था, तो ईस्ट एशिया का भी पार्ट हो गया, बिम्स्टेक का भी है और नॉन अलाइन मूवमेंट का भी है। ये एब्सोल्युटली ट्रू है, म्यांमार इन सब बॉडीज का पार्ट है। अब जब बॉर्डर की बात आती है तो त्रिपुरा के साथ म्यांमार की बॉर्डर नहीं है, सो द राइट आंसर इज सी, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, दोनों करेक्ट है। लुक एट दिस, नॉर्थ ईस्ट का मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर यहाँ पे अरुणाचल है, फिर इसके बाद नागालैंड कोहिमा, फिर मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, दिस इज असम दिसपुर, और मेघालय का शिलोंग कैपिटल है। भूटान है बीच में, इधर सिक्किम है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर असम है, फिर अरुणाचल है। बांग्लादेश इधर है, वेस्ट बंगाल है, फिर असम है, फिर मेघालय है, फिर इधर त्रिपुरा है। ओके, और म्यांमार के साथ है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ बांग्लादेश आ जाता है तो त्रिपुरा नहीं है। ओके, और नेपाल के साथ केवल सिक्किम और दिस वेस्ट बंगाल है, और इधर फिर बिहार आ जाता है। तो स्टेट्स और इंटरनेशनल बाउंड्री इज इंपॉर्टेंट। ओके, so this completes 25 MCQs in 25-30 minutes. Score कैसा हुआ tell, and thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.